स्टूडेंट्स, मैं त्यागी सर और आप देख रहे हैं त्यागी कोचिंग सेंटर का यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आपकी इंटरमीडिएट फिजिक्स के चैप्टर 3 विद्युत विभव अर्थात इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की थ्योरी को हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में इसी चैप्टर के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हम लेकर के आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन है, दिखाइए कि मात्रक वोल्ट पर मीटर तथा न्यूटन पर कूलम एक ही भौतिक राशि के मात्रक हैं। ये मात्रक किस भौतिक राशि से संबद्ध हैं? तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें दो मात्रक दिए हुए हैं, वोल्ट पर मीटर तथा न्यूटन पर कूलम, और हमें ये दिखाना है कि ये दोनों ही मात्रक जो हैं वो एक ही भौतिक राशि के मात्रक हैं। साथ ही हमें यह भी बताना है कि ये मात्रक किस भौतिक राशि से संबंध रखते हैं, अर्थात ये मात्रक किस भौतिक राशि के मात्रक हैं। तो स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। हमने चैप्टर की थ्योरी में पढ़ा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डेफिनेशन से फॉर्मूला प्राप्त होता है E=F/Q। स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले से हम E का मात्रक ज्ञात कर रहे हैं। E का मात्रक होगा, F का मात्रक हमने ऊपर रखा है फोर्स का, अर्थात बल का मात्रक हमने रखा है न्यूटन, आवेश का मात्रक हमने रखा है कूलम। तो इस तरह से हमें E का मात्रक या न्यूटन पर कूलम प्राप्त हुआ है। स्टूडेंट्स, इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 लिख लिया है। स्टूडेंट्स, इसी चैप्टर की थ्योरी में हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक दूसरा फॉर्मूला पढ़ा E=V/D। तो स्टूडेंट्स, अब हम इस फॉर्मूले से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक ज्ञात कर रहे हैं। इसके लिए हमने विभव का मात्रक वोल्ट लिखा, दूरी का मात्रक मीटर लिखा। तो इस तरह से हमें E का मात्रक प्राप्त हुआ वोल्ट पर मीटर। स्टूडेंट्स, इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 लिख लिया है। स्टूडेंट्स, अब हम इक्वेशन नंबर 1 व 2 को देख रहे हैं कि जो मात्रक हमें दिए गए थे दोनों के दोनों ही E के मात्रक आए हैं। तो इक्वेशन 1 व 2 से स्पष्ट हो जाता है कि वोल्ट पर मीटर व न्यूटन पर कूलम, जो कि दो मात्रक हमें दिए थे, वो एक ही भौतिक राशि के मात्रक हैं और ये दोनों के दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अर्थात E के मात्रक हैं। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि किसी आवेश को अगर विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाए तो ऐसा करने से किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है या नहीं। तो इसमें इस क्वेश्चन में हमें यही स्पष्ट करना है कि अगर हम एक आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो ऐसा करने में जो किया गया कार्य होगा वो पथ पर निर्भर करेगा या नहीं। स्टूडेंट्स, अब इसके सॉल्यूशन पर आते हैं। हमने पहले लिख दिया है कि कार्य पथ पर निर्भर नहीं करेगा। स्टूडेंट्स, इसे हम स्पष्ट कर रहे हैं। ऐसे मान करके चलें कि हम किसी बिंदु A से किसी आवेश को ले जाते हैं C तक और बिंदु B से होते हुए ले जाते हैं। तो अगर A से B होते हुए C हम ले जाते हैं और हम उस कार्य को ज्ञात कर लेते हैं कि कितना कार्य हुआ। अब हम A से होते हुए D और C पर पहुंचते हैं। तो इस कंडीशन में भी अगर हम कार्य को ज्ञात कर लेते हैं तो हम ये पाते हैं कि पथ ABC या फिर पथ ADC दोनों ही में जो कृत कार्य है वो समान पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, इससे पता चलता है कि कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता। और ऐसा होता क्यों है? तो ये हमने टॉपिक में क्लियर किया हुआ है कि विद्युत क्षेत्र संरक्षी होता है और विद्युत क्षेत्र के संरक्षी होने की वजह से ही कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि विद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है और वह उच्च विभव वाले क्षेत्र अर्थात हाई पोटेंशियल वाले रीजन की ओर गति करेगा या फिर निम्न विभव वाले क्षेत्र की ओर गति करेगा। और अगर विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन न रखा हो, प्रोटॉन रखा हो, तब क्या होगा? तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। एक विद्युत क्षेत्र है, उसमें इलेक्ट्रॉन रखा है। हमें ये बताना है कि ये इलेक्ट्रॉन उच्च विभव वाले क्षेत्र से निम्न विभव वाले क्षेत्र की ओर गति करेगा या नहीं। और अगर इलेक्ट्रॉन के स्थान पर प्रोटॉन रखा हो तब उसकी गति उच्च विभव से निम्न विभव वाले क्षेत्र की ओर होगी या निम्न विभव वाले क्षेत्र से उच्च विभव वाले क्षेत्र की ओर होगी। तो स्टूडेंट्स, आइए अब इसके सॉल्यूशन पर आते हैं। इलेक्ट्रॉन उच्च विभव वाले क्षेत्र की ओर गति करेगा जबकि प्रोटॉन निम्न विभव वाले क्षेत्र की ओर गति करेगा। स्टूडेंट्स, इसका रीजन समझते हैं।
हमने थ्योरी में पढ़ा हुआ है कि ऋण आवेश जो नेगेटिव चार्ज होता है वो उच्च विभव वाले क्षेत्र की ओर गति करता है, और चूंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है इसलिए इलेक्ट्रॉन उच्च विभव वाले क्षेत्र की ओर गति करेगा। ऐसे ही हमने पढ़ा है कि पॉजिटिव चार्ज अर्थात धन आवेश निम्न विभव अर्थात लो पोटेंशियल की क्षेत्र की ओर गति करता है। तो स्टूडेंट्स, प्रोटॉन धनावेशित होता है, इसलिए धनावेशित होने के कारण ये प्रोटॉन निम्न विभव वाले क्षेत्र की ओर गति करेगा। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि विद्युत द्विध्रुव की जो निरक्षीय रेखा होती है उस पर विद्युत विभव कितना होता है। तो स्टूडेंट्स, हम फाइंड कर चुके हैं। हमने विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय और निरक्षीय स्थिति दोनों में विद्युत विभव को फाइंड किया है, और विद्युत विभव निरक्षीय स्थिति में हमने फाइंड किया था कि शून्य होता है। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर विद्युत विभव शून्य होता है। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि क्या यह संभव है कि किसी बिंदु पर विद्युत विभव शून्य हो लेकिन विद्युत क्षेत्र शून्य ना हो। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के आंसर में हमें ये बताना है कि क्या ये पॉसिबल है कि किसी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अर्थात विद्युत विभव शून्य है लेकिन विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं है। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि विद्युत विभव शून्य हो किसी बिंदु पर और विद्युत क्षेत्र शून्य ना हो। स्टूडेंट्स, इसके सॉल्यूशन पर आते हैं। हाँ, ऐसा पॉसिबल है, ऐसा संभव है। स्टूडेंट्स, अब इसे समझते हैं कि ऐसा संभव क्यों है। तो स्टूडेंट्स, हमने अभी इसे क्वेश्चन नंबर 4 में भी बताया, हमने टॉपिक में भी पढ़ा चैप्टर के कि जो विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा होती है उस पर विद्युत विभव शून्य होता है, परंतु विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता, क्योंकि विद्युत क्षेत्र के लिए हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था निरक्षीय स्थिति में वह था =1/4πε0 p/r⁻3। तो स्टूडेंट्स, निरक्षीय स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र है वह तो इस फॉर्मूले से ज्ञात होता है, और जबकि निरक्षीय स्थिति में उसी बिंदु पर जो विद्युत विभव है वह शून्य होता है। तो यहाँ से हम जान गए हैं कि किसी एक ही बिंदु पर विद्युत विभव शून्य पॉसिबल हो सकता है, परंतु वहाँ क्षेत्र शून्य नहीं हो सकता। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि क्या यह संभव है कि किसी बिंदु पर विद्युत विभव शून्य ना हो परंतु उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य हो। अर्थात क्वेश्चन 5 का अपोजिट हमसे पूछ लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा था कि किसी बिंदु पर विद्युत विभव शून्य है परंतु उसी पर विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं है, क्या यह पॉसिबल है। इस बार हमसे पूछा गया है कि किसी बिंदु पर विद्युत विभव शून्य नहीं है परंतु उसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य है, क्या यह पॉसिबल है। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर होगा हाँ, यह पॉसिबल है। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि अगर हम दो समान सजातीय आवेश लेकर के चलें और उनके बीच की जो दूरी है उसके मध्य बिंदु पर अगर हम देखें तो वहाँ विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, लेकिन उस बिंदु पर विभव शून्य नहीं होता। स्टूडेंट्स, विद्युत क्षेत्र उस बिंदु पर शून्य कैसे होता है, उसके लिए हम प्लस क्यू के कारण अगर बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, जिसे मैंने यहाँ पर E1 दिखाया है, ऐसे प्लस क्यू के कारण अगर हम बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे जिसे हमने यहाँ E2 से दिखाया है, तो स्टूडेंट्स हम ये देखेंगे कि E1 की जो डायरेक्शन है वो प्लस क्यू से हटके होती है, तो और ऐसे प्लस क्यू से हटके E2 की डायरेक्शन होगी, तो दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो गई है। और चूंकि A से P व B से P समान डिस्टेंस पर हैं, इसीलिए अगर हम E1 E2 को फाइंड करेंगे तो ये दोनों बराबर यानी समान निकल करके आती हैं, परंतु ये दिशा में विपरीत होने के कारण और समान होने के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य प्रदर्शित करती हैं। चूंकि यहाँ से E1 व E2 निरस्त हो जाएंगे और कैंसिल होकर के विद्युत क्षेत्र शून्य बनेगा। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। इसमें हमसे पूछा गया है कि क्या दो समविभव पृष्ठ आपस में काट सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि जो दो समविभव पृष्ठ हैं वो आपस में काट सकते हैं या नहीं। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए पहले समविभव पृष्ठ क्लियर होना चाहिए। इसे हम चैप्टर की थ्योरी में डिफाइन कर चुके हैं कि समविभव पृष्ठ वह पृष्ठ होता है
जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव की वैल्यू समान होती है, या ये ऐसे भी कह सकते हैं कि समविभव पृष्ठ के किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है। तो इसमें यहाँ से हम जान गए हैं कि समविभव पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है जिसकी हर बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। और अगर हम यहाँ ये मान लें कि दो समविभव पृष्ठ आपस में काट रहे हैं तो कटान बिंदु पर दो विभव प्रदर्शित होंगे, अर्थात कटान बिंदु पर विभव के दो मान होंगे, जो असंभव है क्योंकि हमने अभी बताया था कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव समान होता है। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर आंसर दिया है नहीं, अर्थात दो समविभव पृष्ठ आपस में नहीं काट सकते, और कारण हमने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। इसमें हमसे पूछा गया है कि विद्युत द्विध्रुवों के कारण द्विध्रुवों की अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव के लिए सूत्र लिखो। तो स्टूडेंट्स, विद्युत द्विध्रुव के कारण द्विध्रुव की अक्षीय व निरक्षीय स्थिति दोनों में हम चैप्टर के अंदर फॉर्मूला प्राप्त कर चुके हैं, और अभी निरक्षीय स्थिति में हमने बताया हुआ है कि विद्युत द्विध्रुव की जो निरक्षीय स्थिति होती है उसमें विद्युत विभव शून्य होता है। तो अब हम विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति के लिए फॉर्मूला लिख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला है V = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P/r²। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। इसमें हमसे पूछा गया है कि विद्युत द्विध्रुव की ध्रुवीय स्थिति, अर्थात उसकी जो पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं, उसके लिए विद्युत विभव का सूत्र लिखिए। तो स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले को हम चैप्टर में थ्योरी में प्रूफ करा चुके हैं। ध्रुवीय स्थिति के लिए जो विद्युत विभव का सूत्र होता है वह V = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P cos θ/r² होता है। स्टूडेंट्स, ये विद्युत विभव के लिए एक व्यापक समीकरण होती है। इसकी हेल्प से हम किसी भी कंडीशंस में, विद्युत द्विध्रुव की किसी भी कंडीशंस में विद्युत विभव का फॉर्मूला प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात विद्युत विभव के लिए मान ज्ञात कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे कि हम इस ही फॉर्मूले से अगर निरक्षीय स्थिति में विभव ज्ञात करना चाहें, जैसे कि हम जानते हैं विद्युत द्विध्रुव की जो निरक्षीय स्थिति होती है उसमें विद्युत विभव शून्य होता है, तो अगर हम इस फॉर्मूले से ये ज्ञात करना चाहें तो यहाँ पर थीटा के स्थान पर हमें 90 रखना होगा, क्योंकि हम निरक्षीय स्थिति में ज्ञात कर रहे हैं, और निरक्षीय स्थिति जो है वो विद्युत द्विध्रुव की अक्ष से 90 डिग्री पर होती है। तो हम यहाँ थीटा 90 रखेंगे और कोस 90 0 होता है, इसलिए यहाँ सब कुछ 0 बन गया है, जिसका अर्थ V = 0 आ गया है। और इस ही फॉर्मूले से हम अक्षीय स्थिति का फॉर्मूला भी प्राप्त कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे अभी अक्षीय स्थिति में हमने फॉर्मूला ऊपर लिखा था V = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P/r², तो इस फॉर्मूले को हम इस व्यापक फॉर्मूले से भी प्राप्त कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसके लिए हमें इसमें थीटा = 0 रखना होगा, क्योंकि हम अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव ज्ञात करना चाह रहे हैं, और अक्ष जो होती है वो विद्युत द्विध्रुव की अक्ष के साथ 0 का कोण बनाती है, उसी अक्ष पर हम बिंदु लिया जाता है आगे बढ़ा करके। तो यहाँ थीटा कोण 0 रखेंगे, और कोस 0 की वैल्यू 1 होता है, इसलिए P/r² यहाँ बचता है। तो V = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P/r², जो कि फॉर्मूला ऊपर है वही फॉर्मूला हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। स्टूडेंट्स, इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि किसी चालक के समविभव पृष्ठ के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के लंबवत क्यों होती है। स्टूडेंट्स, हमने अभी समविभव पृष्ठ के बारे में पढ़ा। हमने ये भी पढ़ा कि कोई भी दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काट नहीं सकते। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि समविभव पृष्ठ के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र जो रेखाएं होती हैं वो पृष्ठ के लंबवत क्यों होती है। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो समविभव पृष्ठ है उसके किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के समांतर होती हैं कि लंबवत होती हैं। तो यहाँ से हमें ध्यान करना है कि लंबवत होती हैं, और इस क्वेश्चन के आंसर में हमें ये जवाब देना है कि लंबवत क्यों होती हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके सॉल्यूशन पर आते हैं। यदि समविभव पृष्ठ के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं के पृष्ठ के लंबवत नहीं है, अर्थात हम ये मान करके चल रहे हैं कि समविभव पृष्ठ के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के लंबवत नहीं है, अगर ऐसा है तब विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काट जाएंगी। और विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को काटने का मतलब ये हो जाता है कि कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित हो रही हैं। और स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि किसी एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं नहीं हो सकती, इसका अर्थ ये असंभव है। अतः हमारा यह मानना कि समविभव पृष्ठ के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के लंबवत नहीं है, गलत है। अतः
इसी कारण समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती हैं। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि समविभव पृष्ठ के किन्हीं भी दो बिंदुओं पर विभवांतर का मान कितना होता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमने अभी बताया था कि अगर कोई समविभव पृष्ठ है तो उसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव समान होता है। तो इससे ही हमें पता चला कि किन्हीं भी दो बिंदुओं पर जो विद्युत विभवांतर होगा वह शून्य होगा। अगर हम ये माने कि ये एक समविभव पृष्ठ है और इसके किसी एक बिंदु पर विभव 10 वोल्ट है, तो हम ये देखेंगे कि इसके हर बिंदु पर विभव 10 वोल्ट ही होगा, क्योंकि एक समविभव पृष्ठ है। तो अब इसके किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच अगर विभवांतर देखें तो चूंकि इस पर विभव भी 10 वोल्ट है और इस बिंदु का विभव भी 10 वोल्ट है, तो इन दोनों बिंदुओं का विभवांतर कितना हुआ? शून्य है। तो स्टूडेंट्स, यदि याद रखें कि समविभव पृष्ठ के दोनों बिंदुओं पर विभवांतर का मान शून्य होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। इसमें हमसे पूछा गया है कि रेखीय आवेश के लिए समविभव पृष्ठ की आकृति किस प्रकार की होती है। तो स्टूडेंट्स, याद रखें कि अगर रेखीय आवेश है तो उसके लिए समविभव पृष्ठ की आकृति सदैव एक बेलनाकार पृष्ठ के रूप में होती है। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो विभव प्रवणता का ऋणात्मक मान होता है वह किस भौतिक राशि के तुल्य होता है, अर्थात तो किस भौतिक राशि को प्रदर्शित करता है। तो स्टूडेंट्स, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा इक्वल टू माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। इसे हम माइनस डी वी बाई डी एक्स या डी वी बाई डी आर से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ पर डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स विभव प्रवणता को प्रदर्शित कर रहा है और विभव प्रवणता का ये ऋणात्मक मान ई को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ से हम ये जान गए हैं कि विभव प्रवणता का जो ऋणात्मक मान होता है वह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अर्थात ई के तुल्य होता है। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि विभव प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध लिखिए। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने ऊपर एक फॉर्मूला का रेफरेंस दिया था इक्वल टू माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स का। तो ये जो संबंध होता है ये ही विभव प्रवणता व विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध होता है। इसमें ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है और डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स विभव प्रवणता होती है। तो स्टूडेंट्स, जैसे अभी ऊपर बताया भी कि विभव प्रवणता का जो ऋणात्मक मान है वह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के तुल्य होता है। तो स्टूडेंट्स, विभव प्रवणता व विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध हुआ इक्वल टू माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। स्टूडेंट्स, अब हम इस चैप्टर के लास्ट वेरी शॉर्ट पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि एक इलेक्ट्रॉन है और अगर हम उस इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के समीप ला रहे हैं अर्थात पास ला रहे हैं। जैसे ये मान लीजिए कि ये एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन ये है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस r है। अब अगर हम इस इलेक्ट्रॉन्स को इस वाले इलेक्ट्रॉन्स के पास लाएंगे तो उनके बीच की डिस्टेंस कम होगी, घटेगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि अगर समीप लाते हैं तो इस निकाय की विद्युत स्थिर ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर आंसर दिया है कि विद्युत स्थिर ऊर्जा में वृद्धि होगी। अब हम इसका रीजन समझाते हैं। कोई भी दो आवेश अगर हम लें तो उनके बीच स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R। स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले को हम थ्योरी में प्राप्त कर चुके हैं। तो यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि दोनों आवेशित करने इलेक्ट्रॉन है अर्थात Q1 और Q2 यहाँ पर समान हो गए हैं और ये जो वैल्यू होती है ये 9 × 10⁹ होती है इसकी वैल्यू। तो स्टूडेंट्स, ये भी इक्वल हो जाएगी दोनों बारी में, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए भी और दूसरे के लिए भी। तो अब ये जो स्थिर ऊर्जा है ये डिपेंड R पर कर गई है और हमें ये बताया गया कि इलेक्ट्रॉन दूसरे के पास लाया जा रहा है अर्थात R घट रही है और R घटेगी यानी R का यहाँ मान कम रखेंगे तो कम से अगर हम भाग देंगे तो U का मान बढ़ जाएगा। तो स्पष्ट हो गया है कि दूरी R के घटने पर अर्थात एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास लाने पर U का मान बढ़ जाता है।